नमस्कार साथियों, मैं मोहित त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्कॉलर पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि है आपका ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा इस सेशन की लेखपाल की जो शब्दावलियां होती हैं उस शब्दावलियों से मैं इस सेशन की स्टार्टिंग करूंगा। तो जैसे सेशन जो शब्दावली होती है, जैसे नक्शा होता है, चौहद्दी होती है, खसरा होता है, खतौनी होती है और जमाबंदी होती है, इन सारी चीजों को हम विधिवत पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इन चीजों को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको लेखपाल यानी कि पटवारी की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। पटवारी का जो इतिहास है मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा। तो बात करते हैं भाई वर्ष 1906 की। कब की? वर्ष 1906 तक जो लेखपाल होता था, लेखपाल के नाम से न संबोधित करके ये आपके पटवारी के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, किस नाम से? पटवारी नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके वेतन का जो भुगतान होता था वर्ष 1906 तक, इसके वेतन का जो भुगतान होता था वो संबंधित गांव के द्वारा किया जाता था, ना कि सरकार के द्वारा। ठीक है, जिस हलके में लेखपाल है, जिस क्षेत्र का लेखपाल है, तो वर्ष 1906 तक उसके वेतन का भुगतान उस क्षेत्र या हलके के द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था में बदलाव आता है वर्ष 1918 में। कब आता है? वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में क्या होता है, जिस पटवारी के वेतन का भुगतान संबंधित गांव से हो रहा था, उस पटवारी के वेतन का भुगतान वर्ष 1918 से सरकार के द्वारा हो जाने लगा। ठीक है, 1918 से ये सरकारी कर्मचारी हो गया। कब से हुआ? वर्ष 1918 से। ओके, यहां तक चीजें आप लोगों को आई होप स्पष्ट होंगी। अगर हम बात करें पटवारी के बारे में, पटवारी का इतिहास अगर हम देखें तो जो पटवारी है ये आपका सल्तनत काल से पटवारी चलता चला आ रहा है। ठीक है, कब से चलता चला आ रहा है? सल्तनत काल से चलता चला आ रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पटवारी का विकास हुआ वो हुआ आपका शेरशाह सूरी के समय। किसके समय हुआ? शेरशाह सूरी के समय पटवारी शब्द जो था ये बहुत अधिक प्रचलन में आया शेरशाह सूरी के समय, और जो इसका प्रचलन है वो सल्तनत काल से चला आ रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। और ये व्यवस्था यानी कि जो पटवारी था, ये पटवारी शब्द को या उसकी व्यवस्था को जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य ने कुछ परिवर्तन करके उसको हूबहू आगे बढ़ाया। तो ये पटवारी आपका ब्रिटिश साम्राज्य में भी चलता आ गया। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भी ये पटवारी शब्द प्रचलित रहा। लेकिन यहां पर आजादी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या है मैं आपको बता देता हूं, चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो 1906 और 18 आपको बिल्कुल स्पष्ट होंगे। तो ये परिवर्तन आता है चौधरी चरण सिंह के समय। किसके समय? चौधरी चरण सिंह के समय, जब 1951 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1951 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय हमारे कृषि मंत्री और सूचना मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह। इस समय चौधरी चरण सिंह थे आपके कृषि एवं सूचना मंत्री। इसी समय से ये जो पटवारी शब्द है, चौधरी चरण सिंह के समय से ही पटवारी शब्द में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो परिवर्तन ये था कि जब ये चौधरी चरण सिंह पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में ये सूचना मंत्री और कृषि मंत्री थे, इसके बाद में जब सरकार आती है 1954 में संपूर्णानंद जी की जब सरकार आती है, तो संपूर्णानंद जी की सरकार में पंडित ये चौधरी चरण सिंह से सूचना मंत्री का पद ले लिया जाता है और इन्हें बना दिया जाता है कृषि एवं राजस्व मंत्री। क्या बना दिया जाता है? 1954 में इन्हें संपूर्णानंद जी की सरकार में इन्हें कृषि एवं राजस्व मंत्री बना दिया जाता है। और तभी परिवर्तन आता है पटवारी लेखपाल के शब्द में। ठीक है, समझिएगा परिवर्तन क्या था। तो उस समय एक अधिनियम चल रहा था उत्तर प्रदेश में। वो अधिनियम कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाएगा अधिनियम कौन सा था। तो एक अधिनियम था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम। देखो, उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम 1950। ठीक है,
ये अधिनियम उस समय चल रहा था, या ये अधिनियम आपका पारित हुआ वर्ष 1950 में। कब पारित हुआ? वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम पारित होता है, और ये आपका पूर्ण रूप से लागू होता है 11 जुलाई 1952 को। 1950 को क्या हुआ? यह अधिनियम आपका पारित हुआ, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो लागू हुआ आपका 11 जुलाई 1952 को। जब ये अधिनियम आपका उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है, तो पटवारी या आज के परिवेश में, जिसको हम लेखपाल के नाम से जानते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन को भी समझेंगे। जब ये अधिनियम भाई आपका लागू हो गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम 1950 11 जुलाई 1952 को लागू हो जाता है, तो इसमें होता क्या है? इसमें जो व्यवस्था थी, इसमें यह व्यवस्था थी जमींदारी उन्मूलन, या जमींदारी का अंत था। इस विधेयक के तहत या इस अधिनियम के तहत जमींदारी का पूर्ण रूप से अंत था। यानी कि जो जमींदार हैं, अब जमींदारों को जमींदार का पद ना दे करके उनसे जमींदारी छीन ली जाए। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये इस विधेयक का या इस अधिनियम का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो जब ये लागू हो जाता है, ठीक है, जब ये अधिनियम आपका 11 जुलाई 1952 को लागू होता है, तो जो आपके जमींदार थे, जमींदार आपके लेखपालों को उकसाते हैं, यानी कि पटवारियों को उकसाते हैं। जो आपके पटवारी थे उस समय, जमींदारों ने पटवारी को उकसाया। क्यों उकसाया वो भी समझो। जमींदार जो थे, इन्होंने पटवारी को उकसाया। क्यों उकसाया ये भी आप समझिएगा। बड़ी ही मजेदार कहानी, एकदम आपको मजा आ जाएगा। देखो, जब तक ये अधिनियम लागू नहीं था, यानी कि अगर हम बात करें वर्ष 1952 की, कब की? वर्ष 1952 की, तब तक जो जमीनें होती थी वो होती थी दो प्रकार की। कितने प्रकार की जमीनें होती थी? यहां पर ये आपकी जमीन है, और ये जो जमीन होती थी, जमीन के प्रकार होते थे दो प्रकार। एक होती थी आपकी सर जमीन, और एक होती थी खुदकस्त। ठीक है, ये है आपकी सर जमीन, और ये दूसरी होती थी खुदकस्त जमीन। ठीक है भाई, खुदकस्त जमीन और सर जमीन। तो ये खुदकस्त जमीन और सर जमीन, इसका लेखा जोखा जो होता था, खुदकस्त जमीन या अगर हम बात करें सर जमीन की, इसका लेखा जोखा होता था आपके पटवारी के पास। ठीक है, ये जो सर जमीन होती थी, सर जमीन पे अधिकार होता था आपके जमींदार का। यानी कि सर जमीन किसके अंडर में आती थी? वो आती थी जमींदार के अंडर में। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, जमींदार के अंडर में आती थी। और जो आपकी खुदकस्त जमीन थी, या खुदकास्त जमीन भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं का खुदकस्त जमीन लिखा है, तो ये जो जमीन होती थी, ये ग्रामीणों में बांट दी जाती थी, यानी कि ग्रामीणों की हो जाती थी ये जमीन। ठीक है, अब जब ये व्यवस्था लागू थी, तो ये जो जमींदार थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़े मोटे मुर्गे तो हुआ ही करते थे। गांव का या क्षेत्र का या हल्के का सबसे एक प्रकार का धनाढ्य व्यक्ति होता था। तो ये क्या करता था? पटवारियों को अपने आप में मिला करके जो खुदकस्त जमीन होती थी, मतलब जो जमीन सरकार ने लोगों को देने के लिए जमींदार को दी होती थी, उस जमीन को भी पटवारी से कहकर इस खुदकस्त जमीन को ये सर जमीन करवा लेता था। यानी कि जो खुदकस्त दूसरों या लोगों को देने वाली जमीन है, इस जमीन को वो क्या करवा लेता था? सर जमीन। और इस चीज को बखूबी समझते थे आपके चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उन्हें ऐसे ही किसान नेता नहीं कहा जाता है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए त्याग किया है। अगर कहें तो अपने आप में बहुत महान और सच्चे नेता थे। ठीक है, इस चीज को कौन समझ रहा था? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह 1952 में ले आते हैं आपका कौन सा अधिनियम, कौन सा विधेयक? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम 1950 आया, जो कि आपका लागू हुआ 11 जुलाई 1952 को। जब ये अधिनियम आपका पूरी तरह से लागू हो गया, तो भाई ये जो जमींदार थे आपके, अब जमींदार को तो लगा यार अब हमारी भैंस गई पानी में, अब हम कैसे लूटेंगे लोगों को, कैसे जनता को लूटेंगे। तब इन्होंने किया क्या? इन्होंने लेखपालों को उकसाया, यानी कि पटवारियों को उकसाया। पटवारियों से कहा कि आप लोग धरना करो, आप लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, है ना। किसने उकसाया? जमींदारों ने उकसाया पटवारियों को कि आप लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, सरकार से बोलो कि आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हो। ठीक है, तो उस दरमियान यानी कि बात करें वर्ष 1952 की, तो वर्ष 1952 में तकरीबन 27,000 पटवारी आंदोलन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, 27,000 पटवारी आंदोलन पे बैठ जाते हैं, और ये सारे के सारे पटवारी
जो ये अधिनियम लागू हुआ था, ये विधेयक लागू हुआ था, इसके अगेंस्ट थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह भी अपनी दृढ़ इच्छा के धनी थे, उन्होंने उनकी बात को नहीं स्वीकारा। अंततः 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। क्या किया? 27,000 पटवारी जो थे, इन्होंने एक साथ इस्तीफा दे दिया वर्ष 1952 में। और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये जो आपका लेखपाल था, सॉरी, जो ये आपका पटवारी था, ये पटवारी आपका बन जाता है लेखपाल। क्या बन जाता है? लेखपाल। जब इन पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया 1952 में, तो चरण सिंह जी, जो कि उस समय कृषि एवं राजस्व मंत्री थे संपूर्णानंद जी की सरकार में, उन्होंने उनके इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक नए पद को सृजित किया, जो कि था आपका लेखपाल। ठीक है, क्या था? लेखपाल। देखो, पद और कार्य दोनों का एक ही था, यानी कि जो पद लेखपाल का था वही पद पटवारी का था। सिर्फ और सिर्फ यहां पर नाम परिवर्तन हुआ। और सवाल आपसे यहां पर सीधा सीधा बनेगा, पटवारी का जो नाम परिवर्तन हुआ वो किसकी सरकार में हुआ या किसके द्वारा किया गया? तो पटवारी का नाम लेखपाल किया गया वर्ष 1952 में। किसकी सरकार में किया गया? तो संपूर्णानंद जी की सरकार में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आपके चौधरी चरण सिंह के द्वारा, जो कि उस समय थे आपके राजस्व एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है भाई, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। यहां तक चीजें आप लोगों को स्पष्ट होंगी। चलिए, और इसके बाद में हम बात करते हैं जो लेखपाल का इतिहास है। इतिहास आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इतिहास में अगर हम जाएं तो लेखपाल को विविध नामों से जाना गया है। जैसे सल्तनत काल में इसको कई नामों से जाना गया है। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य में लेखपाल को कुलकर्णी नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? कुलकर्णी नाम से संबोधित किया गया है। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य में इसको पटवारी ही बोला गया है। ठीक है, तो विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से लेखपाल को संबोधित किया जाता रहा है। तो इसका जो इतिहास है, इतिहास हम लोग किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है लेखपाल की प्रमुख शब्दावलियां। तो एक चीज और, जो लेखपाल होता है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2006 या राजस्व संहिता 2006 के तहत लेखपाल आपका समूह ग का कर्मचारी होता है। ठीक है, किस वर्ग का कर्मचारी होता है? तो समूह ग का कर्मचारी होता है। और किस विभाग का होता है? तो राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। किस विभाग का होता है? राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। और लेखपाल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। राजस्व विभाग के अंडर में कई सारे विभाग काम करते हैं। राजस्व विभाग में के अंदर में जैसे आपका राजस्व परिषद हो गया, चकबंदी परिषद हो गया, गजेटियर विभाग हो गया, तो ये सारे के सारे आपके विभाग राजस्व विभाग के अंडर में काम करते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया लेखपाल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका राजस्व लेखपाल, जो कि काम करता है राजस्व परिषद के अंडर में, और दूसरा होता है आपका चकबंदी लेखपाल, जो कि आपका काम करता है चकबंदी आयुक्त के अंडर में। तो आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, मजा आया होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं जो लेखपाल की प्रमुख शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नक्शे की। नक्शा यानी कि नक्शा या मानचित्र। तो देखो भाई, आप जब लेखपाल बन जाओगे तो आप जिस हलके के लेखपाल बनोगे, मैं यहां पर एक शब्द यूज करूंगा हल्का, तो इस हल्का को आप हल्के में मत लीजिए, है ना। इस हल्के को आप हल्के में मत लीजिए। इस हल्के का मतलब है क्षेत्र या फिर गांव। जब आप लेखपाल बन जाओगे तो आप राजस्व की भाषा में क्षेत्र या गांव को हल्का बुलाओगे। ठीक है, तो लेखपाल जिस हल्के का हल्का इंचार्ज होगा या जिस गांव का लेखपाल होगा, उसके पास में क्या होगा? उस गांव का मानचित्र होगा। ठीक है भाई, उस गांव का मानचित्र होगा या नक्शा होगा। और उस मानचित्र में क्या क्या चीजें होती हैं, तो समझो यहाँ पे मैं एक मानचित्र बना लेता हूं, और ये है आपका कोई गांव है, ये है आपका गांव किशनगढ़, गब्बर का गांव है। किसका गांव है? गब्बर का गांव। अब देखो मानचित्र या नक्शे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मानचित्र में यही तो होगा कि भाई ये खेत किसका है, ये जो मकान है ये रिहायशी मकान है या खाली मकान है। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई सरकारी तालाब है, क्या यहाँ पर कोई मंदिर है ना। यही सारी चीजें तो मानचित्र में होती हैं। गांव में बाग बगीचे कितने हैं,
यही सारी चीजें तो होंगी। ये सारी जो चीजें होती हैं, मतलब गांव में कुल कितनी आबादी है, कितनी भूमि रिहायशी भूमि है, कितनी भूमि खेतिहर भूमि है, गांव में गांव समाज की जमीन कितनी है, गांव में चारागाह है कि नहीं है, कब्रिस्तान है कि नहीं है, शमशान घाट है कि नहीं है, तो इन सारी चीजों का वर्णन होता है आपके मानचित्र में। समझ गए। और समझो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब मान लो ये जैसे दो खेत हैं, एक है ये रामलाल का खेत है और बगल में है ये श्यामलाल का खेत। ये रामलाल भाई का खेत है, ठीक है, और ये है श्यामलाल का खेत। अब रामलाल और श्यामलाल के खेत के बीच में जो सीमा होगी, ये जो सीमा होगी, ठीक है, इस सीमा को क्या कहा जाता है? इस सीमा को कहा जाता है चौहद्दी। क्या कहते हैं इसको? चौहद्दी। यानी कि चौहद्दी का शाब्दिक अर्थ है गांव की सीमा, खेत की सीमा या क्षेत्र की सीमा, ठीक है। और जो चौहद्दी होती है, चौहद्दी आपकी मानचित्र या नक्शे में दर्ज होती है। सवाल आपसे यहां पर सीधा सीधा बनता है कि चौहद्दी निम्न में से किस में दर्ज होती है? तो भाई चौहद्दी आपकी मानचित्र या नक्शे में दर्ज होती है। दूसरा सवाल आपसे यहां पर इस प्रकार से बनता है, चौहद्दी का क्या मतलब होता है? तो चौहद्दी का मतलब होता है सीमा। अब वो सीमा गांव की सीमा हो सकती है, खेत की सीमा हो सकती है या फिर क्षेत्र की सीमा हो सकती है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे खसरे के बारे में। तो भाई अभी मैंने आपको नक्शे के बारे में जो चीजें बताई, अब बात करते हैं खसरे के बारे में। तो एक चीज नक्शे में एक आप और समझो, जैसे मैंने यहाँ पर किसी गांव का नक्शा बनाया था और मैंने वहां पर बताया था कि ये मान लो कोई खेत है, ठीक है, ये एक अन्य व्यक्ति का है, ये एक अन्य व्यक्ति का है, और यहाँ पर कोई मकान है, यहाँ पर कोई चारागाह है, यहाँ पर कोई कब्रिस्तान है। तो इन सब का अपना एक नंबर होता है। मान लो इसका नंबर है 001, 002, 004। तो ये जो नंबर होता है, इस नंबर को खसरा नंबर, रकवा नंबर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? खसरा नंबर या रकवा नंबर बोला जाता है। अब बात करते हैं खसरे के बारे में। खसरा क्या होता है? तो देखो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, खसरा आपका एक प्रकार का अभिलेख है, ठीक है, एक प्रकार का दस्तावेज है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं खसरे में। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। खसरे में कुल खाने कितने होते हैं? सवाल आपसे सीधा सीधा यहां पर बनेगा आपकी परीक्षा में कि खसरे में कुल खाने कितने होते हैं। तो भाई खसरे में कुल खाने 22 होते हैं। कितने खाने होते हैं? 22 खाने। अभी मैं आपको खसरा दिखा भी दूंगा तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। और समझो, लेखपाल को खतौनी बनाने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उन सारे आंकड़ों को लेखपाल खसरे में लिखता है। जिन खतौनी बनाने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता है उन्हें खसरे में लिखा जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब लेखपाल आपके खेत में पड़ताल करने आता है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये पड़ताल क्या होती है। तो देखो, लेखपाल जो होता है, तो लेखपाल के कार्यों का जो विवरण है वो है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो उसके कार्यों में यह बताया गया है, लेखपाल अपने हलके के नक्शे का अनुरक्षण करेगा, अर्थात अपने हलके के नक्शे को सुरक्षित करेगा, खसरा बनाएगा, खतौनी बनाएगा, निश्चित दिन तिथि पर तहसील में उपस्थित होगा। तो ये सारे के जो सारे कार्य हैं वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित हैं। तो उन्हीं में एक कार्य है उसका खसरा के लिए। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, जिन आंकड़ों की आवश्यकता खतौनी बनाने के लिए होती है उन्हें खसरे में लिखता है। ठीक है, अब जब लेखपाल आपके खेत में पड़ताल करने आता है, ये भी लेखपाल का एक प्रकार का कार्य है। अब पड़ताल कितनी बार की जाती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पड़ताल। और ये जो लेखपाल होता है एक वर्ष में 3 पड़तालें करता है। कितनी पड़तालें करता है? 3 पड़तालें, रबी पड़ताल, खरीफ पड़ताल और जायद पड़ताल। ठीक है, जायद पड़ताल। जब लेखपाल आपके हलके में पड़ताल करने आता है तो पड़ताल करने के बाद जो आंकड़े होते हैं उनको वो किसमें लिखता है? खसरे में लिखता है। देखो यहां पे मैं दिखाता हूं, शायद आप लोगों को चीजें समझ में आए। देखो ये हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है खसरा। ठीक है, देखो खसरा, खसरा। अब यहां पर ये देखो खरीफ पड़ताल, खरीफ पड़ताल और
रवि पड़ताल, जायद पड़ताल। तो ये जो तीनों पड़ताल होती हैं, इन पड़तालों को लेखपाल इस खसरे में लिखता है। ठीक है, और भी खसरे में काफी सारी चीजें लिखी जाती हैं कि जैसे कि खसरे में लिखा जाता है, जैसे मान लो मैं आपको चीजें स्पष्ट करवा देता हूं। जैसे इस खेत का मान लो ये कोई खेत है, इस खेत का खसरा बनाना है, तो जब लेखपाल आएगा तो पहले ये देखेगा यहाँ पर फसल कौन सी है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, तो वो चीज लिख देगा, उसको बोला जाता है पड़ताल। और लेखपाल क्या लिखेगा, और लिखेगा कि जो ये फसल है ये सिंची हुई फसल है या बिना सिंची हुई फसल है। ठीक है, और इसके बाद जो कुल खेतों की संख्या होती है, मतलब वो खेतों की संख्या लिख देगा। और साथ साथ में मान लो इस खेत में कोई पेड़ है ना, तो वो पेड़ कैसा है, फलदार पेड़ है या गैर फलदार पेड़ है, उस खेत में कोई कुआं है, तो उन सबका विवरण, उस खेत में कितने लोग काम करते हैं, उसका मालिक कौन है ना, तो वो सारा का सारा विवरण आपका खसरा यानी कि इंदखाप में लिखा जाता है। शायद आपको चीजें दिखाई दे रही हो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीजें दिखाई दें। तो ये होता है आपका खसरा, और इसमें जो खाने होते हैं, तो खाने होते हैं आपके कुल 22। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, कुल खाने होते हैं 22, और खतौनी बनाने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है उन्हें लेखपाल खसरे में लिखता है। तो भाई जो आपका खसरा होता है, खसरा आपका यहीं पर समाप्त होता है। और जो खसरा होता है, खसरा एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि खसरे का नवीनीकरण कितने वर्षों में होता है। तो खसरा भाई प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होता है, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होता है। जब लेखपाल आपके हलके में पड़ताल करने आता है तो हर बार आंकड़े चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो पिछले साल फसल बोई हो वही फसल आप उस साल बोए। तो इस वजह से जो खसरा होता है, खसरा हर साल चेंज होता है। लेकिन आजकल की तो जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ अलग प्रकार की ही हैं। हमारे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि लेखपाल पड़ताल करने आते होंगे, वो अपने आप से ही लिख देते हैं, है ना। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि जो खसरा होता है वो प्रत्येक वर्ष आपका नवीनीकृत होता है। भाई 3-3 महीने में 3 पड़तालें होती हैं, तो इसी के आधार पे तो नवीनीकृत होता है। तो खसरे का जो काम था वो आज यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। और आज के वीडियो का मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।